दोस्तों नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला अपनी YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम माध्यमिक स्तर के विज्ञान को पढ़ाने की संदर्शिका की श्रृंखला पर आगे काम करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने कक्षा 6 की विज्ञान पुस्तक के पहले पाठ हमारी पृथ्वी के पहले भाग पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हमने सीखा था कि विद्यार्थियों को पृथ्वी के गोल होने के बारे में तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कैसे पढ़ाएं। आज के वीडियो में हम पृथ्वी की गतियों के बारे में चर्चा करेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, जिससे आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। पहले पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की बात करते हैं। आपकी पुस्तक में बताया गया है कि ऐसे बहुत से पिंड हैं जो हमें आकाश में दिखाई देते हैं। इन्हें आकाशीय पिंड कहा जाता है। दिन के समय तो साधारणतः हमें सूर्य ही दिखता है। रात को हम चंद्रमा, तारे एवं कुछ ग्रहों को भी देख सकते हैं। आप ध्यान दें तो सूर्य, चंद्र, तारे और सभी ग्रह आकाश में पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पूर्व में उदय होते हैं और पश्चिम में अस्त होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो यह हो सकता है कि पृथ्वी स्थिर है और सभी आकाशीय पिंड पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि पृथ्वी ही पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है, इसलिए सभी आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते दिखते हैं। आप किसी चलती बस या ट्रेन की खिड़की से बाहर देखें तो आपको बाहर की चीजें पीछे जाती हुई दिखेंगी। आप ये दृश्य YouTube के चैनल रॉयल्टी फ्री वीडियो, म्यूजिक एंड साउंड पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी देख सकते हैं। आप जानते ही हैं कि बस या ट्रेन से बाहर की चीजें पीछे की ओर नहीं जा रही हैं, बल्कि बस या ट्रेन ही आगे की ओर जा रही है। आप क्योंकि बस में बैठकर देख रहे हैं, इसलिए आपको अपनी ही तरह बस भी स्थिर दिख रही है और बाहर की चीजें पीछे की ओर जाती हुई दिख रही हैं। इसी प्रकार क्योंकि आप पृथ्वी पर हैं और पृथ्वी से अन्य ग्रहों को देख रहे हैं, इसलिए आपको पृथ्वी स्थिर लग रही है और अन्य आकाशीय पिंड घूमते हुए दिख रहे हैं। एक और बात आप बच्चों को बता सकते हैं। यदि रात के समय ध्यान से देखें तो आपको तारे, बल्कि पूरा आकाश ही एक ही गति से पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता हुआ दिखाई पड़ता है, जैसा कि आप YouTube के चैनल astropage.eu पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। आप बच्चों को बताइए कि अगर ये आकाशीय पिंड, तारे आदि घूम रहे होते तो उनकी गति अलग अलग होती, परंतु क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इसलिए आपको ये सभी पृथ्वी की ही गति से घूमते हुए दिख रहे हैं। वैज्ञानिकों ने इस बारे में काफी सोच विचार किया कि पृथ्वी के घूमने को हम प्रयोग द्वारा कैसे सिद्ध कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि यदि किसी ऊंचे स्थान से कोई वस्तु नीचे गिराई जाए तो पृथ्वी के घूमने के कारण वह वस्तु गिराए जाने वाले स्थान पर कुछ दूर पर गिरना चाहिए, परंतु यह विचलन इतना कम होता है कि इसे मापना बहुत कठिन है। फिर फोको नाम के वैज्ञानिक ने सोचा कि यदि यही बात किसी पेंडुलम के द्वारा सिद्ध की जाए तो पेंडुलम को धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर घूमता हुआ दिखना चाहिए। पृथ्वी क्योंकि अपने अक्ष पर घूमती है, इसलिए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पृथ्वी का घूर्णन शून्य है, परंतु जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं, घूर्णन की गति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। 30 डिग्री अंश पर यह पेंडुलम एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेगा और फिर भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर गति कम होती हुई लगेगी। भूमध्य रेखा पर भी पेंडुलम बिल्कुल नहीं घूमेगा। इसे आप इन चित्रों से समझ सकते हैं। इसी आधार पर फोको ने अपना पेंडुलम बनाया जो वास्तव में घूमता हुआ दिखता है। YouTube के चैनल CG फिजिक्स ग्लोबल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप फोको के पेंडुलम को घूमता हुआ देख सकते हैं।
YouTube की चैनल फाउंडेशंस ऑफ फिजिक्स पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में आप देखकर समझ जाएंगे कि धरती के घूमने के कारण पेंडुलम घूमता हुआ क्यों दिखता है। Here I have set the above camera and the inertial camera next to each other so you can see both of them at the same time. So all of this is what if you had set up a Foucault pendulum exactly on the North Pole of the Earth. This is what it would look like. And of course, then he analyzes it, Taylor analyzes it for any theta. आप YouTube की चैनल फिज़काबू पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस यूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो को देखकर फोको के पेंडुलम का मॉडल कक्षा में भी बना सकते हैं। आइए अब पृथ्वी की दूसरी गति की बात करते हैं। पृथ्वी अन्य ग्रहों की भांति सूर्य का चक्कर लगा रही है। चंद्रमा क्योंकि पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। YouTube के चैनल व्यू ऑफ स्पेस पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध इस वीडियो में आप सौर मंडल के सभी पिंडों को सूर्य के चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं। पृथ्वी से देखने पर तो सूर्य ही पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ दिखता है। फिर यह कैसे सिद्ध करें कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चक्कर लगा रही है? इसके लिए कुछ प्रयोग किए जा सकते हैं। सबसे पहला है तारों का पैरेलैक्स या विस्थापनाभास। वस्तुओं को अलग अलग स्थान से देखने पर वे अलग अलग स्थान पर दिखाई देती हैं। इसे ही पैरेलैक्स या विस्थापनाभास कहते हैं। अगर किसी बस की खिड़की से बाहर देखें तो पास की चीजें तेजी से पीछे की ओर जाती हुई दिखती हैं, परंतु दूर की चीजें धीमी गति से पीछे की ओर जाती दिखती हैं। इनके बीच की दूरी हमें आभास देती है कि ये अपना स्थान बदल रही हैं। इसे ही पैरेलैक्स या विस्थापनाभास कहते हैं। यदि हम दूरबीन से प्रतिदिन तारों को देखें तो हम पाएंगे कि कुछ तारों का स्थान थोड़ा सा बदल रहा है, पर दूसरे तारों का स्थान अधिक बदल रहा है। यह तारों का पैरेलैक्स है। दूर के तारों का स्थान कम बदलता दिखता है और पास के तारों का स्थान अधिक बदलता दिखता है। यदि हम लंबे समय तक तारों के स्थान को नोट करते रहें तो कुछ महीने बाद हमें तारे वापस उसी पुराने स्थान पर दिखते हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। यह तभी संभव है जब धरती घूम रही हो। तारों की इस पैरेलैक्स से हम तारों की दूरी की गणना भी कर सकते हैं। आप इस बारे में YouTube की चैनल लास कम्ब्रिज ऑब्जर्वेटरी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध ये वीडियो देख सकते हैं। Have you ever traveled down a road in a car and looked at the mountains or hills in the distance? If you have, you've probably noticed that while nearby trees quickly fly past the window, the mountains move much slower, and in the far distance, the moon and the stars don't seem to move at all. As you move, objects closer to you, such as the trees, seems to shift position relative to more distant objects, like the mountains. This effect is called parallax. The size of this shift depends on the distance you travel along the road and how far away the trees are. The closer they are to the road, the bigger the shift. The same thing happens as the Earth moves around the Sun. Over the course of a year, some stars appear to move a very small amount relative to other stars. Like the trees along the side of the road, these stars are just closer than those that don't seem to move. Actually, all stars are moving through space, but much more slowly than parallax, so we don't notice. Now, if we measure how much a star moves when the Earth does one complete trip around the Sun, we can use this to work out this angle, called the parallax angle. If we observe a star when the Earth is at one spot in its orbit, and then wait 6 months for the Earth to move around the Sun to the opposite point along its orbit and observe the star again, we can measure the parallax angle. Since we already know the distance from the Earth to the Sun,
We can now use this parallax angle and some trigonometry to work out exactly how far away the star is. This is really useful because it allows us to calculate the distance to nearby stars very accurately. दूसरा प्रमाण है तारों के रंगों में परिवर्तन। डॉपलर के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई प्रकाश स्रोत पास लाया जाएगा तो वो कुछ अधिक नीला दिखेगा और दूर ले जाया जाएगा तो कुछ पीला दिखेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि प्रकाश स्रोत के पास आने पर उसके प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कम होता प्रतीत होता है। यदि हम तारों के स्पेक्ट्रम की माप पूरे वर्ष करें तो तारों के रंगों में परिवर्तन दिखता है, जो ये सिद्ध करता है कि तारों से धरती की दूरी बदलती रहती है। इसे भी पृथ्वी के घूमने से ही समझाया जा सकता है। तीसरा प्रमाण है कुछ ग्रहों की वक्री गति। यदि हम पूरे वर्ष आकाश में देखें तो हमें ग्रह एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए दिखते हैं, लेकिन कुछ ग्रह जैसे मंगल और शनि कभी कभी वापस लौटते हुए भी दिखाई पड़ते हैं। इसे इन ग्रहों की वक्री गति कहा जाता है। इस वक्री गति को कोपरनिकस ने यह कहकर समझाया था कि न केवल पृथ्वी बल्कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अलग अलग गति से घूम रहे हैं। इस चित्र के द्वारा आप वक्री गति के कारण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चौथा प्रमाण है मौसम का बदलना। पृथ्वी न केवल सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है बल्कि उसके घूमने का अक्ष 23.5 डिग्री पर झुका हुआ भी है। इस कारण सूर्य का चक्कर लगाते समय पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें अलग अलग कोण से गिरती हैं और इसी से मौसम का बदलाव होता है। आप इसे YouTube की चैनल इंटरप्लैनेटरी पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में देख सकते हैं। इसी बात को अरविंद गुप्ता जी ने अपनी YouTube चैनल पर क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज अलाउड में उपलब्ध इस वीडियो में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है। Now let's look at the real cause of seasons. Let's take a source of light and shine it on a paper horizontally. We will see a circle of light. Now if we turn the paper, we will see an ellipse. This is same as cutting the cylinder at an angle. The area of this ellipse is larger than that of a circle. With the same amount of light falling on the larger area, intensity of light on the surface decreases. Suppose we take the same situation at Tropic of Cancer when the sun rays are directly overhead. At this time, however, at Tropic of Capricorn, the light will be falling at 2 times 23.5 or at 47 degrees. At 47 degrees, area of an ellipse at Tropic of Capricorn is 1.5 times the area of circle at Tropic of Cancer. Thus, the energy received in the southern hemisphere at Tropic of Capricorn is 1.5 times less than the energy received at Tropic of Cancer. This difference in received energy per unit area leads to higher and lower temperatures, and this is the real cause of seasons. वैसे अगर सापेक्षतावाद की बात की जाए तो इस बात का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। हम किसी को भी स्थिर मानकर दूसरे के सापेक्ष उसे घूमता हुआ मान सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में द स्ट्रगल सो वायलेंट इन द अर्ली डेज ऑफ साइंस between the views of Ptolemy and Copernicus would then be quite meaningless. Either coordinate system could be used with equal justification. The two sentences, the sun is at rest and the earth moves, or the sun moves and the earth is at rest, would simply mean two different conventions concerning two different coordinate systems. इसके साथ ही कक्षा 6वीं की विज्ञान पुस्तक का हमारी पृथ्वी पाठ समाप्त हुआ। जल्दी मिलेंगे अगले पाठ पर चर्चा के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।